हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 5 जरूर रिपीट करें, क्योंकि पार्ट 5 के बिना ये टॉपिक समझ में आना मुश्किल है। तो थोड़ा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पार्ट 5 विजिट कीजिए। तो देखो पार्ट 6 में अपन स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने 9th में भी पढ़ा है। सपोज करो कि ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस और ये इसकी आउटर मोस्ट सेल, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज, ये एटम गैसियस स्टेट में और आइसोलेटेड है, मतलब ये अकेला एटम है, ठीक है। तो इस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब निकालने में प्रॉब्लम क्या आएगा, ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी कि ये इस अट्रैक्शन को क्या करे, ओवरकम करे, मतलब इस अट्रैक्शन को भूलकर बाहर निकल जाए। तो जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो इसको देने पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ अ गैसियस, और अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, गैसियस आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड बोले तो अकेला एटम, ठीक है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, और इसमें से एक भी चीज आपको इधर उधर नहीं करनी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन, और कहां से रिमूव करना है, आउटरमोस्ट सेल से। कैसा एटम है, गैसियस एटम है और आइसोलेटेड एटम है, वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ एटम तो गैसियस स्टेट में होते नहीं है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो पहले उन्हें एनर्जी देके सॉलिड से किस में कन्वर्ट किया जाएगा, गैस में। लेकिन वो एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी में काउंट नहीं करनी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, जब वो एटम गैसियस होगा और फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज, जैसे मान लो ये एक एटम था, गैसियस स्टेट में था, इसे मैंने एनर्जी दी, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब कैसा आयन बनेगा, तो कैटायन बनेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो इनडायरेक्टली प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाएंगे, तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज। इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी देने के बाद हमेशा कैसा आयन बनता है, कैटायन बनता है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं इस आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, तो एकदम सिंपल सा है। सबसे पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस का चार्ज ही है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है और निकलने नहीं दे रहा। ये न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, और उतनी ही अपन को क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। तो जेड इफेक्टिव के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। इसे समझा भी दिया। जेड इफेक्टिव बढ़ने पर क्या होगा, हार्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वो उसे खींचेगा अपनी तरफ, और मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और यही वजह है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। एकदम सिंपल। नेक्स्ट लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या मतलब है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, अगर ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। ऐसा क्यों, देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और दूर होता जाएगा तो उससे अट्रैक्शन क्या लगता जाएगा, कम लगता जाएगा, और अट्रैक्शन कम लगेगा तो निकालना क्या होगा, आसान। और अगर निकालना आसान होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या देनी पड़ी, कम देनी पड़ी। सिंपल सी बात। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज होगी, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। अब पीरियोडिसिटी देखते हैं। तो अपन ये दोनों फैक्टर की पीरियोडिसिटी पहले देख चुके हैं, तो इसके हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी हो जाएगी। जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले तो अपन देख लेते हैं पीरियोडिसिटी है क्या। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम जाने पर घटेगी। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या कोई भी प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, जो आपकी बुक में दे रखी है, और टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है, सिवाय दो प्रॉपर्टी के अलावा। कौन कौन सी, एटॉमिक साइज और मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो इसका वो याद तो अपन को पहले से ही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा,
ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। अब क्यों हो रही है वो देखते हैं। देखो, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जैसे ही अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, घटती है, तो वो डिक्रीज होगी। और इन दोनों से क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, वो खींचेगा, और साइज छोटी होने से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में, जैसे जैसे उस तरफ बढ़ेंगे ये दोनों पैरामीटर मतलब इफेक्ट में और ज्यादा आते जाएंगे, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन मुश्किल होता जाएगा तो फिर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए, और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील मोर अट्रैक्शन एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। कब? जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब ग्रुप में हम हर बार हर चीज उल्टा उल्टा ही होगा, ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है। As we move top to bottom in a group, ionization enthalpy decrease, जिसका क्या मतलब है, easy to remove electron, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। As we move top to bottom, effective nuclear charge decrease होगा, atomic size increase होगी, और दोनों ही चीजें क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम फील करवाएगी, और कम फील करवाएगी तो उसे निकालना आसान होगा, और आसान होगा तो कम एनर्जी चाहिएगी, रिक्वायर्ड होगी रिमूव करने के लिए, और जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा। पीरियोडिसिटी हो गई, कारण हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का इफेक्ट क्या होता है, कैटायन बन जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, कि अगर मान लो एक ही एटम को 3 बार आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाए। देखो सोचो, ये एक गैसियस एटम था, इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, ये अपन ने फर्स्ट टाइम दी, इसलिए इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट कहेंगे। और इससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब इस वाले प्लस चार्ज वाले गैसियस एटम को लूं और इसे और आयनाइजेशन एंथैल्पी दूं, और ताकि एक इलेक्ट्रॉन और निकले, ये सेकेंड टाइम दी, इसे I2 कहेंगे। फिर इसको पकड़ूं और आयनाइजेशन एंथैल्पी दूं, और एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो एक और प्लस चार्ज आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन तीनों की वैल्यू एक जैसी है, अलग अलग है? अलग अलग है तो क्या सीक्वेंस है? तो पहली बात तो ये तीनों ही वैल्यू अलग अलग होगी। और कैसे अलग होगी? फर्स्ट टाइम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी, उससे ज्यादा होगी सेकंड टाइम, और उससे भी ज्यादा होगी थर्ड टाइम। अब अपन को इसको समझना है, तो देखो एकदम सिंपल सा है। व्हेन वी रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अब एटम कैसा हो गया, कैटायन बन गया। और कैटायन बनने का क्या मतलब है, दो चीजें। कैटायन की साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होती है, स्मॉल, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो साइज छोटी हो जाएगी। और साथ में प्लस चार्ज आने का मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया। और इन दोनों पैरामीटर की वजह से देखो साइज डिक्रीज हो गई, साइज कम हुई तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। दोनों ही चीजों की वजह से अब और ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिएगी, तो सेकंड टाइम मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब सेकंड टाइम किया तो A+2 बन गया, मतलब कैटायन का चार्ज और ज्यादा हो गया, तो साइज और ज्यादा छोटी हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल, और अगर निकालना चाहूं तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब I3 क्या होगा, और ज्यादा होगा। और I3 के बाद जो A+3 बनेगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर एग्जाम में आपके ये आए कि मान लो ये पीरियोडिसिटी समझाने को आए, तो पीरियोडिसिटी समझाने से पहले ये दोनों फैक्टर आप लिखे, फिर पीरियोडिसिटी समझाए, ताकि उसे समझाना आसान हो। और अगर ये क्वेश्चन भी आए तो आप ऊपर ये शॉर्ट में ये 2 लाइन तो लिख ही सकता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ताकि अगले को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तो देखो, जो अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी की थी उसमें अपन ने क्या किया था, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, और निकालने के लिए अपन को एनर्जी देनी पड़ी थी। अब इस वाले टॉपिक में क्या करना है, अपन को आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जैसे सपोज करो ये आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो जैसे ही यहां पर डालूंगा ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होगा, और अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, और जितनी डिक्रीज होगी उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्योंकि ये एनर्जी जो है ये शो करेगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐड करना चाहता है। इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वी ऐड अ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, डेफिनेशन में से वर्ड को, किसी भी वर्ड को स्किप ना करें, हर वर्ड की कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है, इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी अमाउंट रिलीज हुई, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो गए प्रोटॉन के कंपेयर में, और एटम कैसा हो गया, एनायन हो गया, ठीक है। अब चीजें देखते हैं किन किन चीजों से ये डिसाइड होता है। तो देखो, अगर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा, क्योंकि वो ही तो फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, बोले तो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एटॉमिक साइज का क्या मतलब होगा, देखो एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, ये आउटर मोस्ट सेल है जो न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी, ये अच्छी चीज नहीं। न्यूक्लियस के जितनी पास में आउटर मोस्ट सेल होगी उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन होगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। इन दोनों को समरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव का बढ़ना और एटॉमिक साइज का घटना, ये दोनों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी बनाता है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, और ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। अब एकदम सिंपल है, पीरियोडिसिटी अपन जानते हैं इन दोनों की, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एटॉमिक साइज घटती है, और ये दोनों ही चीजें क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बढ़ाएगी। इसका मतलब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती। अब ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव घटेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, और ये दोनों ही फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को घटाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज, सो इट इज इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ग्रुप में क्या होगा, एज वी मूव टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी, और एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। इन दोनों ही केस में अट्रैक्शन कम लगेगा आउटर मोस्ट सेल तक, और इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दो कंसेप्ट थे। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट लगाते हैं कैटायन बनाते समय, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट लगाते हैं एनायन बनाते समय। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, बोले तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। इसका मतलब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे कैटायन बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। मतलब कैटायन ज्यादा कौन बनाने चाहेंगे, जो लेफ्ट साइड में, बोले तो फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के, और अपन सब जानते हैं फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में Na, K, Ca, इन सब पे क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, जो कि अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन बनाने की टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब ज्यादातर एनायन बनाने की टेंडेंसी किसकी होगी, जो राइट साइड में, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब किस साइड में होते हैं, ऑक्सीजन, ये सब राइट साइड में होता है, और इसमें माइनस चार्ज ज्यादा होता है। एक और चीज मैं आपको अभी समझा देता हूं, मेरे को ये पहले बोल देनी चाहिए थी। जब भी अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपन को कभी भी 18 ग्रुप तक नहीं जाना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब फर्स्ट ग्रुप से 17 ग्रुप तक। 18 ग्रुप जो है इनर्ट गैस है, उसको अपन पीरियोडिसिटी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अच्छे से समझना, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ये रिलेटिव टेंडेंसी है, इस वर्ड को अभी समझते हैं। एटम टू अट्रैक्ट कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब ये उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को शो करता है जो बॉन्डेड है, बोले तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। समझते हैं इसको, जैसे ये ए एटम है और ये बी एटम है, इन दोनों ने आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट, और अपन शेयरिंग की तो इन्होंने अपना आउटर मोस्ट सेल शेयर भी किया होगा, ठीक है।
अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने शेयर कर दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ कितने अट्रैक्ट होते हैं, ये टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये एटम कितनी टेंडेंसी से अपनी तरफ खींच रहा है और ये एटम कितनी अपनी तरफ खींच रहा है, वो टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिलेटिव क्यों बोला, हो सकता है ए और बी में से बी की ज्यादा हो या ए की ज्यादा हो, तो इसका ये मतलब नहीं है ए की सबसे ज्यादा होगी। ए को अगर किसी और से कंपेयर करेंगे तो क्या हो सकती है, उसकी कम भी। ये वो लाइन वाली बात है कि ये लाइन छोटी है बड़ी, अगर इसके कंपेयर में देखें तो ये लाइन छोटी है, लेकिन अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ये बड़ी होगी। तो ये रिलेटिव टेंडेंसी। अब इसको समझते हैं कि ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो ध्यान से समझना, आप खुद आंसर दोगे। ये ए था, ये बी था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से। अब मेरे को इस डायग्राम को देखकर बताओ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस न्यूक्लियस से अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इस वाले न्यूक्लियस की वजह से या इस वाले न्यूक्लियस की वजह से। तो आंसर क्या है, देखो इस न्यूक्लियस के ये पास में, क्योंकि साइज छोटी थी, ये इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली इसके ज्यादा पास में, और ज्यादा पास में होने की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो नेगेटिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे। अगर एटॉमिक साइज कम होगी तो न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम। उल्टा रिलेशन ऐसे भी समझ सकते हैं जेड इफेक्टिव से। मान लो दो ऐसे एटम है जिनकी साइज ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो फिर जिसका न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, वो ज्यादा आसानी से क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो ये ए एटम था, ये बी एटम था, इसका मतलब ए एटम की साइज छोटी है बी के कंपेयर में। साइज छोटी होने से ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बी से। इससे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ए की तरफ। चले नहीं जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे तो थोड़े से उस तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिसिटी। अब क्योंकि अपन इन दोनों पे इफेक्ट है तो इन दोनों के हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। देखो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपन को पता है कि एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है कब, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज और जेड इफेक्टिव डिक्रीज। इन दोनों की वजह से लेस टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो। अब अगर मुझे पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो 1 से 17 की तरफ, मैंने कहा ना 18 को काउंट नहीं करना। 1 के कंपेयर में सेकंड की ज्यादा होगी, सेकंड के कंपेयर में थर्ड की, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, 17 ग्रुप की। अब 17 ग्रुप में भी बहुत सारे एलिमेंट है, उनमें से किसकी ज्यादा है, तो ऊपर से नीचे जाने पर तो ये क्या होती है, घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर कौन होता है 17 ग्रुप में, आप पीरियोडिक टेबल चेक करना, फ्लोरीन होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। हायर क्लासेज के लिए मैं आपको एक और नॉलेज की चीज बता रहा हूं, 3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकते हैं और उन्हें याद आसानी से रखा जा सकता है, फोन। क्या याद रखना है, फोन, FON, फोन। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, बाकी सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है। और अगर बच्चे सही ढंग से लॉजिक लगाए तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनना। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो अगेन सबसे ज्यादा किसकी होगी, 17 ग्रुप की। ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो अगेन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, जो सबसे ऊपर। और सबसे ऊपर कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट होना कौन सा चाहिए, फ्लोरीन, लेकिन वो होता नहीं है। याद रखना अच्छे से, वो कौन सा होता है, क्लोरीन। और फ्लोरीन क्यों नहीं है, उसका कारण बताता हूं। देखो फ्लोरीन की साइज क्या होती है, छोटी होती है, और छोटी साइज की वजह से ऑलरेडी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो जब अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के हिसाब से तो ऐड हो जाता है, लेकिन ये जो म्यूचुअल रिपल्सन है और साइज बहुत ज्यादा छोटी है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ऐड होना मुश्किल होता है। इसको और अच्छे से आप बड़ी क्लास में समझ पाएंगे जब SPDF वगैरह समझेंगे। अभी के लिए याद रखना कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट फ्लोरीन नहीं होता, कौन होता है, क्लोरीन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वैलेंसी।
तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं, और ये जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि अपन क्लोरीन लेते हैं, और क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 17। तो इसको अपन फिल करते हैं। तो देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहली ऑर्बिट होती है उसको अपन क्या कहते हैं? के। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो 2 फिल कर दिए। तो 17 में से 2 तो के में फिल कर दी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सी आती है? एल। एल में कितने फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम 8 फिल कर सकते हैं। तो 8 फिल कर दिए। ठीक है, उससे अगले में चलते हैं। उससे अगला आता है एम। एम में भी 8 फिल कर सकते हैं, लेकिन अपन ने क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर चुके हैं, पीछे कितने रहे? 7। तो 7 इसमें फिल कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस की तरफ से ये पहली सेल के, दूसरी एल, तीसरी एम। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी हुई? एम। तो एम तो कहलाएगी वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा? ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे के सारे 7 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और किस पे डिपेंड करती है? इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। कैसे करती है वो अभी अपन देखते हैं। अब देखो वैलेंसी की जनरली डेफिनेशन तो ये होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर टू कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब कोई भी एलिमेंट अपना आउटर जो ऑक्टेट है वो पूरा करना चाहे, या उसमें 8 करने के लिए क्या है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे या शेयर करे, उन इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं? वैलेंसी। लेकिन आपकी बुक में जो है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से एक्सप्लेन की हुई है। तो अपन वो ही डेफिनेशन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से डेफिनेशन क्या? ध्यान सुनना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइनिंग विद एन एटम। एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। या फिर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद एन एटम, वो क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी। मतलब जिस किसी भी एक एटम से ऑक्सीजन के जितने भी एटम कंबाइन हो रहे हैं उसका डबल कर लो, वो उसकी वैलेंसी होगी। या फिर किसी भी एक एलिमेंट से हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं वो नंबर क्या कहलाएंगे? वैलेंसी। अब ऑक्सीजन के केस में डबल क्यों किया? क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 जनों से जुड़ सकता है, इसीलिए अपन डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो SiH4 है, सिलिकन है, SI हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन के साथ। तो इस हिसाब से देखें तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। अगर ऑक्सीजन के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी ऑक्सीजन जुड़े उसका क्या करना है? डबल करना है। तो 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए तो डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये अपनी वैलेंसी होगी। अब देखो एक चीज अपन समझते हैं कि वैलेंसी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। डी और एफ की नहीं। डी और एफ की क्यों नहीं, वो अभी अपन देखते हैं। पहले एस और पी की देखते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या कहलाता है? एस ग्रुप, एस ब्लॉक का है। सेकंड जो ग्रुप है वो भी किसका है? एस ब्लॉक का है। और 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप है वो किसके है? पी ब्लॉक के। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा, सेकंड ग्रुप वाले का 2 होगा, 13 ग्रुप वाले का आसानी से याद कर सकते हैं, आगे का 1 हटा देंगे। 13 ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 3, 14 ग्रुप के कितने होंगे? 4, 15 ग्रुप में कितने होंगे? 5, 16 ग्रुप में कितने होंगे? 6, 17 ग्रुप में कितने होंगे? 7 और 18 ग्रुप में कितने होंगे? 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वैलेंसी जो होती है हाइड्रोजन के लिए तो क्या होती है? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हिसाब से कैसे निकालते हैं? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक है तब तो वैलेंसी वो की वही होगी। मतलब अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के हिसाब से वैलेंसी कितनी होगी? 1। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4। लेकिन जैसे ही ये नंबर 4 से ऊपर जाता है तो वैलेंसी 8 में से घटाकर करनी है। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 घटा देंगे, कितनी वैलेंसी आएगी? 3। इसको भी 8 में से घटा देंगे, कितनी वैलेंसी आ जाएगी? 2। इसको भी 8 में से घटा देंगे, कितनी वैलेंसी आ जाएगी? 1। इसको भी 8 में से घटा देंगे, कितनी वैलेंसी आ जाएगी? 0। वैसे भी ये जो इनर्ट गैस होती है उसके ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, तो वो
किसी से भी लेन देन नहीं करेगा तो उसकी वैलेंसी हमेशा 0 ही होगी। इसीलिए यहाँ पर कोई एटम वेटम नहीं लिखे, कोई कंपाउंड के नाम भी नहीं लिखे, ठीक है। अब मेरी ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन जो होता है, मैंने अभी आपको बताया हायर क्लासेज में आप एक चीज पढ़ेंगे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं, जो कि दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो उनसे जब कोई एटम कंबाइन करता है तो उनकी वैलेंसी जो जितनी होती है उससे ज्यादा भी हो सकती है। यही वजह है कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो वैलेंसी होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है। जैसे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दो, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीन, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चार, और पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पांच, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो छह, और सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सात। हालांकि इसमें नहीं करेंगे क्योंकि 18 ग्रुप वाला तो किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी पहले एक से बढ़कर 4 तक जाती है और फिर घटकर क्या हो जाती है 0, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो थी एस ब्लॉक वाले एलिमेंट की हो गई, पी ब्लॉक वाले की हो गई। डी और एफ को क्यों छोड़ दिया? तो देखो डी और एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और यही वजह से उनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी वो शो करते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा कॉपर की 2 वैलेंसी आती है, Cu+ और Cu+2। आयरन की भी 2 वैलेंसी होती है, Fe+2 Fe+3। तो उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो उनकी कोई फिक्स वैलेंसी नहीं लिख सकते, और वो वैलेंसी समझाने के लिए आपको अलग तरीके से SPDF के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने पड़ेंगे, तो वो आप 11th में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या लिखेंगे कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट, डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, उनकी वैलेंसी कैसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। अब अपन पीरियोडिसिटी करते हैं, तो पीरियोडिसिटी जो ये पीरियोडिसिटी है वो सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले के लिए ही लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो पीरियड में वैलेंसी कैसे होती है, अपन ऐसे जाते हैं पीरियड में, इस तरफ एस ब्लॉक और इस तरफ पी ब्लॉक, ये ऐसे ही होगा, पहले फर्स्ट ग्रुप फिर सेकंड ग्रुप फिर थर्ड, तो इस ऐसे ही जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए पीरियड में वैलेंसी का ट्रेंड रहता है, पहले इंक्रीज होगी 1 से 4 और फिर डिक्रीज होगी 4 से 0। और ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी का ट्रेंड क्या होगा, 1 से 7 तक बढ़ेगी, और लास्ट इनर्ट गैस के लिए तो 0 होती है। अब आते हैं ग्रुप में। अब ये चीज ध्यान से सुनना, किसी भी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी वैलेंसी एक जैसी ही होती है, कारण उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक जैसा। इसको अपन समझते हैं, जैसे सपोज करो कि एक ग्रुप लेते हैं, सबसे फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, लिथियम का होता है 2,1, और सोडियम का होता है 2,8,1, इसका होता है 2,8,8,1। तो देखो सबके आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो इन सब की वैलेंसी 1 ही होती है। तो ग्रुप में पीरियोडिसिटी कुछ है ही नहीं, मतलब सारे एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, सेम। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, अपन देख चुके हैं 1। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, 2। थर्ड ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, 3। फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, 4। फिफ्थ ग्रुप की वैलेंसी 3 और 5 हो सकती है, 2 और 6 हो सकती है, 1 और 7 हो सकती है, और 18 ग्रुप की क्या होती है, 0। अब ये डिनोट करने के लिए देखो एग्जाम्पल भी लिखे हुए, जैसे ये लेते हैं, देखो जैसे 3 और 5 हो सकती है, तो हाइड्रोजन के हिसाब से PS3 और ऑक्सीजन के हिसाब से P2O5। तो देखो इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो 3 वैलेंसी, इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए, 5। तो अपने रूल के हिसाब से ये नंबर क्या करने अपन को, डबल। 5 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 वैलेंसी नहीं है। यहाँ पे P कितने हैं, 2। तो 2 P के लिए 10, तो 1 P के लिए कितना होगा, 5। तो 5 वैलेंसी आ गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दे रखे अपन को। यहां पर एक और चीज, जैसे ये वाला देखते हैं, देखो या HCl, ये Cl जो है वो कितने H से जुड़ा हुआ है, 1 H से। तो H के हिसाब से वैलेंसी कितनी है, 1। अब अपन अगर ऑक्सीजन के हिसाब से अपन वैलेंसी देखें तो कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए, 7। रूल के हिसाब से इनको अपन को क्या करना है, डबल करना है। तो 7 का डबल करेंगे तो कितनी आएगी, 14। तो 14 वैलेंसी नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के नीचे भी कितना लिखा हुआ, 2। तो 2 के बीच में 14, तो 1 के लिए कितना होगा, 7। तो ये 7 वैलेंसी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है अपने। अब एक चीज और, आजकल क्या करते हैं, वैलेंसी की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इट इज अ नंबर, पॉजिटिव भी हो सकता है ये नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, असाइन टू एन एटम इन इट्स कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर कोई नंबर असाइन किया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव का, जो क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लूज किए हैं या शेयर किए हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये NaCl है, तो Na पे +1 असाइन किया गया
और Cl पे -1। अब इस +1 का क्या मतलब है? प्लस का मतलब होता है कि डोनेट किया, माइनस का मतलब है गेन किया, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इस 1 का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया है? गेन किया है। तो इस तरीके से ये आजकल ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी हायर क्लासेज में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कुछ बेसिक डिफरेंस बताता हूं। पहली चीज, वैलेंसी के आगे कभी भी प्लस माइनस के साइन नहीं लगते। ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे क्या लगते हैं? प्लस माइनस के साइन लगते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि लूज किया है या गेन किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप हायर क्लासेज में निकालेंगे तो फ्रैक्शन में भी आ सकती है। वैलेंसी कभी भी आपके फ्रैक्शन में नहीं आती। वैलेंसी एक क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है। तो इस तरीके से अपना ये वैलेंसी वाला टॉपिक हो गया। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। ये वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और ये इसकी डेफिनेशन है कि जितने हाइड्रोजन एटम जुड़े वो वैलेंसी, या जितने ऑक्सीजन एटम जुड़े उसके डबल वैलेंसी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रोजन के हिसाब से वैलेंसी पहले 1 से बढ़कर 4 तक बढ़ती है, फिर घट के 0 हो जाती है, और ऑक्सीजन के हिसाब से 1 से बढ़कर 7 तक बढ़ती है, और लास्ट ग्रुप जो कि इनर्ट गैस है उसमें 0 हो जाएगी। डी और एफ ब्लॉक की वैलेंसी का क्या सीन है? वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। एक ग्रुप में वैलेंसी का क्या सीन है? तो एक ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है? सेम, और उसका कारण क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखो, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझो तो आप पीरियोडिसिटी, उसका कारण, सब कुछ अपने आप ही लिख सकते हो। तो देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट की टेंडेंसी, कैसी टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन या कैटायन, इज कॉल्ड मेटेलिक प्रॉपर्टी। और क्योंकि ये एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। आपने पीछे के चैप्टर में जब अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन किए थे तो वहां नाम आए थे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो यहां से उठाई गई है डेफिनेशन। जैसे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ये सब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इसीलिए ये मेटेलिक है। ठीक है, वैसे देखो, मेटल नॉन मेटल के बारे में आप सब जानते हैं। मेटल में लस्टर होती है, नॉन मेटल में नहीं। मेटल सोनरस होते हैं, नॉन मेटल नहीं। मेटल हार्ड होते हैं नॉन मेटल के कंपेयर में। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, हीट का कंडक्टर होता है। अपन वो प्रॉपर्टी जानते हैं, अपन ने छोटी क्लास में ये सब पढ़ा है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। यहां अपन ये फोकस कर रहे हैं कि वो मेटल की वो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी किस बेसिस पर मेजर की जाती है। तो किस बेसिस पे मेजर की जाती है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को मेटेलिक प्रॉपर्टी कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? नॉन मेटेलिक। या वो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, वो अपन सब जानते हैं कि दोनों में क्या अलग अलग हो रहा है, लेकिन अपन मेजर कैसे करें? तो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की प्रॉपर्टी को मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन या एनायन बनाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। और ऐसे आयन या ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं? नेगेटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब अपन को सिर्फ ये अरेंज करना है पीरियोडिसिटी के हिसाब से, तो ध्यान से सुनना। इन अ पीरियड क्या होगा? इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। अब इसको समझते हैं। देखो, जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? घटती है, जानते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा? मुश्किल। और ये अपन ने पढ़ा था, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और इस वजह से देखो, हार्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है, और आसान नहीं है तो कैटायन बनाना आसान नहीं होगा। इसका मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन अगर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना आसान होगा। गेन करना आसान क्यों है? क्योंकि एटॉमिक साइज कम होना और जेड इफेक्टिव बढ़ना इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करवाता है। ये अपन ने किसमें देखा था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले में देखा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनायन बनाएगा। इसका मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। अब इसको अपन थ्योरी में भी लिख देते हैं।
तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज और एटॉमिक साइज डिक्रीज। अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में लिखना हो तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो होगा वो आसानी से नहीं होगा, इसका मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो गई। और अगर अपन को नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की लिखना है तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इंक्रीज हुई, मतलब जोड़ने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, आसानी से जुड़ जाएगा, तो एनायन फॉर्मेशन आसानी से होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, एकदम सिंपल। अब इस चीज को पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस तरफ क्या होंगे, मेटल, और इस तरफ क्या होंगे, नॉन मेटल, और वो दोनों जिग जैक लाइन से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। और जिग जैक लाइन पे कैसे होंगे, मेटेलॉइड्स, ये मैं पहले करवा चुका हूं, आज कारण पता चल गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक इंक्रीज होती है। तो इस तरफ नॉन मेटल, इस तरफ मेटल, और उन दोनों को सेपरेट करने वाली जिग जैक लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो अपन ने पीरियड वाला यहां तक खत्म किया, इसके नीचे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल का वो फॉर्मेट बना दें, उसमें वो जिगजैग लाइन को किसी डार्क कलर से शो कर दें, उसके ऊपर मेटलॉइड वाले एलिमेंट लिख दें और ऐसे लिख दें कि इस तरफ मेटल है और इस तरफ क्या है, नॉन मेटल। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर लेना। एग्जाम में अगर इस पूरे के बारे में क्वेश्चन आए कि मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझाए तो फिर आप वो जरूर करें। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाते समय भी ऐसा कर लें। ग्रुप में क्या होगा, तो देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज। और इन दोनों की वजह से अब इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो गया तो उसे लूज करना आसान होगा, ये अपन कर चुके हैं। इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इन दोनों की वजह से अब इलेक्ट्रॉन जब अपन ऐड करेंगे तो एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होगी, बोले तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई, मतलब एनायन बनाना आसान नहीं होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। ये दोनों भी अपन ने लिख दिए कि मोर एटॉमिक साइज, लेस जेड इफेक्टिव और लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से कैटायन फॉर्मेशन आसानी से होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। कब, जब ऊपर से नीचे आते हैं। और मोर एटॉमिक साइज, लेस जेड इफेक्टिव और लेस इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, एनायन जो होता है वो आसानी से फॉर्म होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अपना ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और जो इस वीडियो के जितने भी पार्ट हैं इस चैप्टर के, आप अच्छे से देखें, उन्हें रिवाइज करें। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो सबसे पहली ट्राई तो आप ये कीजिए, उस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आराम से शांति से वापस देखिए। आप अपने नोट्स खुद बनाइए, उन नोट्स को वापस पढ़िए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप बहुत सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।